ग्रामर को अच्छी तरह समझने के लिए हमें टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो टेंसेस के नॉलेज के लिए हम आपको एक एक करके सभी टेंसेस की जानकारी देंगे। सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनकी पहचान है, जैसे हिंदी में कोई सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो उसे हम किस तरह से पहचानते हैं। सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो, ये शब्द आते हैं, ठीक है। और अंत में वर्ब का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई सेंटेंस है लास्ट में अगर केवल ता है, ती है, ते है, जैसे यह एक बस्ता है, वो एक पपीता है, यह एक कुत्ता है, तो these sentences will not be present indefinite in any condition. These will be only sentences. ये टेंस नहीं हो सकते हैं। टेंस होने के लिए ज़रूरी ये है कि उनके लास्ट में कोई वर्ब होनी चाहिए, कोई क्रिया होनी चाहिए, कोई कार्य हो रहा हो। एज एग्जाम्पल, जो ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये जो शब्द लगे होंगे ये किसी वर्ब में लगे होंगे। जैसे वो पढ़ता है, जाता है, खाता है, पीता है, बैठता है, उछलता है, कूदता है, रोता है, सोता है, हंसता है, गाता है ना बेटा, कोई कार्य हो रहा हो। अब आते हैं इनको ट्रांसलेट करने में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हिंदी में स्वीकारात्मक कहते हैं, ठीक है। और इनको जब हम ट्रांसलेट करते हैं, ये रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है, ये सूत्र है इसके, है ना, ये फार्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। अब जैसे एज एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, राम एक पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। क्यों राम? क्यों है राम? इसलिए है क्योंकि पुस्तक पढ़ने का काम जो व्यक्ति कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी कार्य जिसके द्वारा किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एक पुस्तक पढ़ता है तो कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है, ठीक है। जैसे कहें वे नदी में तैरते हैं, तो नदी में कौन तैरते हैं? वे तैरते हैं, तो वे क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, है ना। लड़के सड़क पर दौड़ते हैं, तो सड़क पर दौड़ते हैं, कौन दौड़ते हैं? लड़के दौड़ते हैं, तो लड़के क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ओके। तो जो व्यक्ति किसी कार्य को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता भी कहते हैं, ओके। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इंग्लिश बना ली राम, उसके बाद है वर्ब। वर्ब क्या है? जो कार्य हो रहा हो। अच्छा, वर्ब को पहचानने का तो सबसे इजी तरीका है, आपके पास लास्ट में होता है। बस आप लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हो वो आपका वर्ब होगा, ठीक है। राम एक पुस्तक पढ़ता है, सबसे पहले हमने राम की इंग्लिश लिख ली, उसके बाद रीड्स अ बुक। अब इसमें रीड में एस क्यों लगाया? देखिए इसके लिए ये नोट मैंने लिखवा दिया है आपको। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। सिंगुलर मतलब जैसे ही है, शी है, इट है, या किसी का नेम है। सिंगुलर मीन्स एक वचन, है ना। अगर कोई सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। क्यों एस या ई एस क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि दुनिया में जितनी भी वर्ब होती हैं वो हमेशा प्लूरल होती हैं, ठीक है। तो उनको सिंगुलर बनाने के लिए हमें उसमें एस जोड़ना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ओके। ये देखिए सेंटेंस, वे सड़क पर दौड़ते हैं, दे रन ऑन द रोड। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया दे, उसके बाद वर्ब आ गई रन, उसके बाद सड़क पर ऑन द रोड, ओके। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे दौड़ते हैं इसमें देखिए रन में एस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि दे जो है ये प्लूरल है, ओके। तो जो एक वचन होगा सिंगुलर होगा उसमें एस या ई एस वर्ब में जोड़ेंगे, और जो प्लूरल होगा उसमें एस या ई एस वर्ब में नहीं जोड़ेंगे। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई, ओके। निगेटिव को हिंदी में नकारात्मक कहते हैं, जिन वाक्यों में नहीं का यूज होता है। तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए इनका फार्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डस, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। डू और डस अगर सिंगुलर है तो डस का यूज होता है, अगर प्लूरल है तो डू का यूज होगा।
ओके, और उनके साथ नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। राम एक किताब नहीं पढ़ता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया राम, उसके बाद डज नॉट क्योंकि राम सिंगुलर है, रीड अब। वे एक पुस्तक नहीं बेचते हैं, दे डू नॉट सेल अ बुक। दे सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट क्योंकि प्लूरल है, उसके बाद बेचते हैं सेल अ बुक। ओके, अब इसमें आपने देखा होगा कि इसमें एस या ईएस का यूज नहीं हुआ वर्ब में, एक वचन होने के बाद भी। लेकिन यदि सेंटेंस में कभी नहीं आया हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, नेवर का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इनमें जब नेवर लगेगा तो फिर डू नॉट या डज नॉट का यूज नहीं होगा। वह एक पत्र कभी नहीं लिखता है, तो ही नेवर राइट्स अ लेटर। अब ध्यान दें, ही सिंगुलर है, नेवर लगा हुआ है, वर्ब में एस या ईएस हमने ऐड किए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर डू डस का, अगर मान लो डस का यूज है तो एस या ईएस नहीं लगेगा, और अगर डस का यूज नहीं है, नेवर का यूज है, ओके, तो उसमें हम एस या ईएस ऐड करेंगे। लेकिन कब ऐड करेंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। अगर प्लूरल होगा तो एस या ईएस नहीं ऐड करेंगे। जैसे दे स्कूल, वे स्कूल कभी नहीं जाते हैं, दे नेवर गो टू स्कूल, दे नेवर गो टू स्कूल। इसमें आप देखें कि इसमें गो के साथ एस या ईएस का यूज नहीं हुआ है। ओके, देखिए कुछ बच्चों को ये डिफ़िकल्टी होती है कि सर सिंगुलर और प्लूरल में हम किस तरह से अंतर करेंगे। तो सिंगुलर बेटा देख लें आप, जैसे ही है, शी है, इट है, या किसी का नाम है, तो ये सिंगुलर होते हैं यानी एक वचन। और प्लूरल में जैसे आई, वी, यू और दे, है ना, या कोई भी जहाँ पर भी आपको लगे कि एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल होते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल और एक डबल। अब सिंगल डबल क्या है, ये आप वो थोड़ा सा टेक्निकल है, आप ऐसे समझ लें कि यदि कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो, मतलब अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई हो, और जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो उसका आंसर हमेशा यस या नो में आएगा। ओके, तब उसमें हम क्या करते हैं कि क्या की इंग्लिश नहीं बनाते हैं। जैसे क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, है ना, तो व्हाट हम उसमें नहीं लिखते हैं, और उसमें हम स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डस। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कि सिंगुलर में डस का यूज़ होता है और प्लूरल में डू का यूज़ होता है। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, नॉट नहीं होगा तो स्किप कर देंगे। ओके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देख लें आप, क्या तुम उसे नहीं पढ़ाते हो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, डू या डस। तो यू, चूंकि अभी ऊपर आप देख लें यू क्या है, प्लूरल है, तो यू के साथ क्या यूज़ होगा, डू। ओके, सबसे पहले डू आ गया, और उसके बाद प्लूरल है तो यू आ गया, उसके बाद नॉट, उसके बाद टीच हिम। टीच क्या है, वर्ब है। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक गीत गाता है, तो सबसे पहले क्या आ गया, डज। क्यों आया डज, क्योंकि ही सिंगुलर है। डज ही सिंग ए सॉन्ग। आप ये देखें कि इसमें नॉट का यूज़ नहीं हुआ है। ओके, यदि कोई इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया हो, अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया हो, कौन, कहाँ, कब, किसने, किसको, कैसे, है ना, तो इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद डू या डस का यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल कब जाता है, तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल। आपने ध्यान दिया कि इसमें भी हमने गो में एस या ईएस का यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें डज लग गया। जब डज लग जाएगा तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। ओके, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। तुम उसे क्यों नहीं पढ़ाते हो, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद यू, नॉट, टीच हिम। ठीक है, मतलब जैसे हमने आपको फार्मूला बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसे ट्रांसलेट करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, इसके बाद आप देख लें, अगर सेंटेंस में कौन आया है, ये इकलौता प्रश्नसूचक शब्द है
जो आपको ध्यान रखना है, कौन की इंग्लिश क्या होती है? हु। ठीक है, तो इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हु आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। जैसे बाजार कौन जाता है तो हु लगेगा, उसके बाद गो, और गो में एस या ई एस जोड़ देंगे, हु गोज टू मार्केट। ठीक है, इसमें हम डू या डस का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद अगर यही सेंटेंस निगेटिव है तो इसमें हम हु लगाएंगे, उसके बाद डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस एग्जाम्पल, बगीचे में कौन नहीं टहलता है तो हु डज नॉट वॉक इन द गार्डन। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाकी अगर आपको ना समझ में आए तो 2-3 बार इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। ओके, हैव ए नाइस डे।